पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में सिंचाई विभाग की लापरवाही से गई एक 6 साल की बच्ची की जान। विकास नगर के कुंजा ग्रांड ग्राम पंचायत में बीते शनिवार सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल के आगे बनी गुल ओज में गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह दुखद घटना सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 से 8 फीट गहरी ट्यूबवेल के आगे बनी ओजी के ऊपर ना ही कोई जाल बनवाया गया था और ना ही उसके ऊपर कोई ढक्कन रखवाया गया। खुला होने की वजह से आए दिन घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल पर विभाग ने ना ही कोई ऑपरेटर रखा हुआ है और ना ही कोई कर्मचारी। गांव के ही किसी एक व्यक्ति को ट्यूबवेल चलाने और बंद करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अगर यहाँ पर कोई विभाग का कर्मचारी होता तो ये दुखद घटना होने से बच जाती। जब हमारे संवाददाता ने सुमनलता ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुखद घटना है और सिंचाई विभाग की तरफ से ट्यूबवेल पर कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा गया। इस संबंध में सौरभ ओसवाल उप जिलाधिकारी विकास नगर ने कहा कि 6 साल की बच्ची की मौत हुई है और यह दुखद घटना है क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा ऐसी जगहों पर खुला छोड़ा गया है और बाउंड्री वाल भी नहीं है। ये जांच का विषय है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इंद्रपाल सिंह, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जिला देहरादून अल्पसंख्यक मोर्चा। सर, जैसे यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है तो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कल भी इसमें घटना हुई। सर, पूरा प्रकरण क्या था, वो किस वजह से घटना हुई, किस तरीके से हुई? असल में क्या है कि जो सिंचाई विभाग द्वारा जो ये हौद बनाया गया है, ये खुला होने के कारण छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पानी को देख करके जी ललचाता है, तो उसी कारण एक कल ये घटना भी घटी है। इसका कोई पूरी तरीके से सुरक्षात्मक कोई वो नहीं है व्यवस्था। यदि इसके ऊपर कोई स्लेब या फिर कोई जाली नुमा ऐसा कुछ ढका जाए ताकि इससे कोई बच्चा इसमें ना गिरे, कोई ऐसे कभी कोई ऐसी घटना ना घटे, तो ये विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से ये कल ये घटना घटी है। तो सर, जैसे जो है ना, इसके बारे में कभी आपने डिपार्टमेंट को क्या अवगत करा? पहले भी कई बार विभाग वालों को यहाँ मौके पर दिखाया गया है भी ये इस तरह की हालात हैं। वो बार बार कहते हैं कि आपके गांव के बच्चे हैं या यहाँ के लोकल बच्चे हैं, स्थानीय लोगों को रोकना चाहिए। अब छोटा बच्चा है, बड़े को तो आदमी बोल भी सकता है, छोटे बच्चे को कहाँ तक समझाए कि भाई। कितने गहरे हैं लगभग ये गड्ढा जो यहाँ पे? ये गड्ढा लगभग 7 फीट करीब गहरा है। और जिसमें बच्ची कल दुर्घटना, उसकी गहराई तो आज से भी ज़्यादा लगभग 8 या 9 फुट के करीब होगी। अच्छा, तो जो है ना कि आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दोबारा से कोई ऐसी घटना ना हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर कोई व्यवस्था ऐसी की जाए, तो इसके ऊपर कोई पाइप लगा करके पानी को दूर छोड़ा जाए जिसमें गहराई ना हो, या जैसे हौद में अगर पानी छूटता भी है तो उसके ऊपर कोई जाली या फिर उसका स्लेब ढका जाए ताकि वो खुला ना रहे। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुमनलता है और मैं ग्राम प्रधान कुंजा ग्राम से बिलोंग करती हूँ। जैसे पता चला कि कल यहाँ पर एक जो बच्ची थी वो यहाँ ट्यूबवेल के उसमें पानी में गिर गई थी, क्या पूरा प्रकरण है? सर, ये सुबह की बात है, सुबह 8 बजे समथिंग, और वो किसी मतलब अपनी दादी जी के साथ जा रही थी बाग में ना, उनका आम का बाग है, तो वहीं से वो पानी पीने के लिए ट्यूबवेल के पास गई और वहीं पे उसके चप्पल गिरने से, वो चप्पल पकड़ने की उसमें उसका पैर फिसला और वो हौज में गिर गई। ये जो हौज है इसके लिए क्या कोई ऐसे इंतजाम विभाग के द्वारा नहीं किए गए हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है? नहीं सर, ऐसा उन्होंने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप, इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह का? सर, इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग अनियमितताएँ पाई गई है। इसमें उनको जल प्रबंधन के अकॉर्डिंग उसमें जाल निर्माण करवाना चाहिए ताकि किसी भी आने वाली जो मतलब कोई भी घटना हो उससे उसको बचाया जा सके, क्योंकि पहले भी यहाँ पर बहुत घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। आप वर्तमान में ग्राम प्रधान है, तो कोई योजना के द्वारा इसमें आपने क्या सोचा है, किस तरह करेंगे? सर, इस घटना के तुरंत बाद ही मैंने जो हमारे एंग्लो इंडियन हैं MLA मिस्टर GIG मैन, उनके थ्रू मैंने एक आवेदन गवर्नमेंट को दे दिया है कि यहाँ पर एक जाल निर्माण किया जाए।
अच्छा, और वो बच्ची कितने साल की थी? सर वो 7 साल की थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम तन्नू था। तो इसके लिए कोई जो है ना इन्फॉर्म नहीं किया गया पुलिस को या? सर मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को। अच्छा, जी। चलो ठीक है। जो सिंचाई विभाग का ट्यूबवेल है, तो उसमें हमने एक सिंचाई विभाग की और राजस्व की एक संयुक्त टीम गठित करके उसमें जो भी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं उनके बारे में एक समिति गठित की है, वो उसके बारे में बताएंगे। और जो भी समिति उसमें अपने राय देगी या जो भी सुरक्षा उपाय के बारे में क्या क्या उपाय करने हैं सुरक्षा के बारे में, तो उस हिसाब से फिर उसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जाएगा ताकि वहाँ पर सुरक्षा रहे और किसी के भी कोई अप्रिय घटना ना घटे। सर वहाँ पे जैसे ऑपरेटर भी वहाँ गाँव में व्यक्ति कर रहा है, कोई ऑपरेटर भी वहाँ है नहीं विभाग की तरफ से सर? तो इसमें ये भी पॉइंट हम उसमें इंक्लूड कर देंगे जो समिति ने देनी है। तो अगर किसी ऑपरेटर लगाने की आवश्यकता है तो उसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में फाइनेंस कंपनियां कर रही हैं ग्राहकों को मानसिक उत्पीड़न। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। इंस्टॉलमेंट भरने के लिए दिया गया है 2 माह का अतिरिक्त समय। विकासनगर के पछवादून क्षेत्र के ग्राम पंचायत आडूवाला जुडली एसटी क्षेत्र में ग्रामीणों का फाइनेंस कंपनियों द्वारा किया जा रहा है मानसिक उत्पीड़न। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि फाइनेंस कंपनी पहले कहते हैं कि किस्त दो, किस्त नहीं तो ले जाएंगे घर का सामान उठाकर, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोकल फाइनेंसर 10% ब्याज दर लेकर सामान गिरवी रखकर दे रहे हैं ग्रामीणों को कर्ज। इंस्टॉलमेंट समय पर न देने पर दे रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने की धमकी। तो वहीं रमेश कुमार सैनी सदस्य जिला पंचायत का कहना है कि लॉकडाउन खुलने की तिथि के बाद इंस्टॉलमेंट लौटाने के लिए ग्रामीणों को मिलना चाहिए 2 माह का समय। इस वक्त सभी ग्रामीण भूखमरी के कगार पर हैं। रमेश कुमार सैनी ने बताया कि एसडीएम विकासनगर को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के संबंध में उप जिलाधिकारी विकासनगर से बात की गई तो उन्होंने बताया ज्ञापन नई दिशा जनहित ग्राम समिति द्वारा दिया गया था। ज्ञापन को मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्रेषित किया गया है और वह भी अपने स्तर से फाइनेंस कंपनी से बातचीत करेंगे। किसी भी ग्रामीण पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। इंद्रपाल सिंह, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। इस क्षेत्र में महिलाओं को खासकर परेशान किया जा रहा है फाइनेंसरों द्वारा, चाहे तो वो माइक्रो फाइनेंस है या कोई भी लिमिटेड कंपनी है फाइनेंस, और या फिर ये 10% वाले जो लोग हैं ये इनको बड़ा परेशान। आज तो आप लोगों ने इसमें कोई संज्ञान लिया कभी आज तक? ये किसी अधिकारी से आपने बात की इस संबंध में? इस संबंध में इन महिलाओं ने हमें पिछले कुछ समय से ही बताना शुरू किया है कि हमें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों ने जो है परेशान किया हुआ है। हमने इन लोगों से ब्याज लिया था और हम इनकी समय पर लॉकडाउन के कारण इनकी किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये हमें प्रति सप्ताह आके हमारे घर पे हमें परेशान कर रहे हैं। हम लोगों ने इनके नंबरों पे जो नंबर इन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हैं उन पर संपर्क करने का प्रयास किया, वो नंबर इनके नहीं मिलते हैं। आज भी हमने संपर्क किया तो वो भी आज भी बता दिया कि अवकाश के कारण हम कॉल आपके नहीं ले सकते हैं। इनका जो कहना है कि हमें 10% ब्याज दरें देनी पड़ रही है और समय पर किस्त नहीं दे पा रहे हैं, ये बात सही कह रही है कि लॉकडाउन के चलते इनके जो परिवारों के मुखिया हैं वो काम पे नहीं जा सकते, घर पे ही खाली पड़े हैं। और हमारा क्षेत्र जो है ये पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सभी लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। हिमाचल की सीमा में जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन सीमाएं सील होने के कारण इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। सीमा सील होने के कारण ये अपनी मजदूरी वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। लोकल में दिहाड़ी मजदूरी के ऐसी कोई कार्य यहाँ नहीं चल रहे हैं जिसमें इन्हें पर्याप्त पैसा कमा के उनकी किस्तें जमा कर सकें। ये सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। लोग रहते हैं सर, उनको प्राइवेट फाइनेंस वाले और सोशल फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं सर। उसमें उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं सर, इसमें क्या कहना है सर आपका? इसमें हाँ, उन लोगों की तरफ से एक नई दिशा जनहित ग्रामीण समिति है, विकास समिति, उनके द्वारा इसमें ज्ञापन भी दी गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और जिसमें उनके द्वारा अपील की गई है कि 3 महीने का ब्याज माफ़ हो और जो ऋण जो उन्होंने लिया है उसकी किस्त का अभी दबाव नहीं बनाया जाए।
तो उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन भिजवाया जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और साथ में हम भी उसमें जो है उसमें एक अभियान चला के जो भी अगर कोई अनावश्यक किसका दबाव बनाता है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उनसे हम मीटिंग करेंगे और देखिए कि जो रास्ता निकाल सकते हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और किसी पे भी अनावश्यक दबाव ना बने। सर कुछ लोगों के द्वारा आप बताया गया कि 10% तक ब्याज भी वसूला जा रहा है सर, तो उसमें किस तरह की कार्रवाई करेंगे? इसमें वही मैंने आपका कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे जो भी दोनों पार्टी के बीच में, और किसी पे भी अनावश्यक दबाव ना बने, और कोई अधिक जो आप बता रहे हैं कि उसमें जो ब्याज या ऋण के अधिक मात्रा में या अधिक परसेंट में लिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से उनसे बात करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में नागरिक सुरक्षा संगठन वार्डन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी विकास नगर ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्रेषित एक ज्ञापन सौंपा है। विकास नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को नागरिक सुरक्षा संगठन वार्डन के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है, और कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा है कि उन्होंने जो मांग की है, नागरिक सुरक्षा संगठन में जुड़े हुए जो भी वॉलंटियर्स हैं और आगे बढ़कर समाज में आपदा हो या कुछ भी हो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनका वेतनमान फिक्स करें और इंश्योरेंस भी कर। इसी बीच संजय किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री जी अब कोरोना से बाहर निकले हैं, और समाचार के माध्यम से पता चला है कि गृह मंत्री जी ने एक डिजिटल रैली भी की है जिसमें 72,000 एलईडी लगाने का काम किया गया है। अगर यह एलईडी कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को देखने में लगी या फंसे हुए श्रमिकों का दुख दर्द देखने में लगी तो ज्यादा अच्छा होता। इंद्रपाल सिंह, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से। हमने मांग करी है कि नागरिक सुरक्षा संगठन उसमें जुड़े हुए जो वॉलंटियर हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो समाज में आगे बढ़कर कोई आपदा हो, विपदा हो, महामारी हो, उसमें आगे बढ़कर समाज की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और सरकार की भी जो जनहित की नीतियां हैं उनको भी पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो उनकी मदद सरकार वेतनमान उनका फिक्स करे और इनका इंश्योरेंस भी करे। कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने लोगों के बीच में जाके राहत का बहुत कार्य किया है। ये सरकार से मांग हमने करी है ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और वो आगे और ज़्यादा मन लगा के कार्य करें, क्योंकि और सरकारों ने भी इसमें आगे बढ़कर काम किया है, उनका इंश्योरेंस किया है, उनका वेतनमान फिक्स किया है। सर इसी महामारी के बीच जो गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली की गई विशाल रैली, सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि हमारे गृह मंत्री जी अब कोरोना में बाहर निकले हैं और उन्होंने एक डिजिटल रैली करी है जिसमें उन्होंने 72,000 एलईडी लगाने का काम करा है। निश्चित रूप से आज एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर थे, जब वो हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे थे, जब उनके पैरों के खून से इस भारतवर्ष की सरजमी लाल हो रही थी, तब वो गृह मंत्री कहाँ पर थे? तब उनके निर्णय उन्हें ले जाने का, उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाने का, कि तब उस समय निर्णय क्यों नहीं लिया गया? और हमें बड़ी खुशी होती अगर ये एलईडी उन गरीब मजदूरों के परिवार के हालचाल के बारे में पूछने के लिए होती, या इस घोषणा करती कि आज 10-10 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में डाले जा रहे हैं और 7-7 हज़ार रुपये जो कांग्रेस की मांग थी वो आपके खाते में 6 महीने तक डाले जाएंगे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण करो। अगर गृह मंत्री इस बात की घोषणा करते और इस बात के लिए वो एलईडी लगाते तो निश्चित रूप से हम उन्हें बधाई देते। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि जहां कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, देश त्रस्त है, गरीब आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट है, आज पूरा देश बेहवा स्थिति की चपेट में है और आप चुनावी रैली कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता को उठ खड़ा होना चाहिए और इन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस कमेटी पछवादून ने। इनकी मांग ये है कि जो भी नागरिक सुरक्षा संगठन के जो वार्डन हैं वो आपदा के इस टाइम में जो काम में लगे हुए हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए, उनको वेतन दिया जाए। तो इसी संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन दिया है
जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दें।